Okay, so we are starting with the objectives of ratio number 51. The rate of interest payable by company on preference shares and debentures is 10%. If the company's rate of earnings is 15%, high gearing will not be good for the company. अभी इसका मतलब क्या है देखो कि डिबेंचर्स और वेट अ मिनट, इसका मतलब क्या है देखो कि डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के ऊपर हमें 10% के हिसाब से रिटर्न देना है और इक्विटी अर्निंग्स कितना है इक्विटी के ऊपर 15%. हाई गियरिंग मतलब क्या, कैपिटल गियरिंग रेशियो ज्यादा है करके. ओके, सो पहला ऑप्शन दिया है द रेट ऑफ अर्निंग इज 15%, हाई गियरिंग विल नॉट बी गुड फॉर कंपनी. अभी रेट हाई गियरिंग मतलब क्या, डेब्ट ज्यादा होनी चाहिए, राइट. ओके, दूसरा क्या दिया है द कंपनीज रेट ऑफ अर्निंग इज 15%, हाई गियरिंग विल बी गुड फॉर द कंपनी. अभी देखो रेट ऑफ अर्निंग्स 15% मतलब हम लोग जो डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर रिटर्न दे रहे हैं उससे ज्यादा है. तो इन सच अ केस अगर हाई गियरिंग यानी डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का रेट कम है तो वो अगर रहेगा तो इट विल बी गुड फॉर द कंपनी. सो ऑप्शन बी विल बी देयर. सी और डी देखने की भी जरूरत नहीं है आपको. सो ऑप्शन बी विल बी देयर. ओके, इसका रीजन क्या है, आपका जो अर्निंग्स है वो आपको जो इंटरेस्ट या डिविडेंड देना है प्रेफरेंस से उससे कम है, उससे ज्यादा है ना. तो इसका मतलब अगर हम लोग इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड पे रिलाय करेंगे तो उनको कम देना पड़ेगा और हमारे हाथ में ज्यादा पैसा रहेगा. तो आंसर विल बी बी. नाउ 52. A concern has an operating ratio higher than industry standard ratio. This shows. अभी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है बोलो पहले. बेटा मिनट, 50 चाहिए था ना. हाँ, a concern has operating ratio higher than industrial standard ratio. अभी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, राइट. सो ऑपरेटिंग रेशियो स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना रहेगा उतना अच्छा है, उससे कम रहेगा तो अच्छा है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कम है, राइट. बट उससे ज्यादा है इसका मतलब आपका इफिशियंसी क्या हो जाता है, कम हो जाता है. तो उसमें से लो इफिशियंसी वाला ऑप्शन ढूंढने का. फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सेल्स का रेशियो निकालते हैं हम लोग. वो जितना ज्यादा आएगा इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है. अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है इसका मतलब आपका इफिशियंसी लेवल कम हो जाएगा ना. तो देखो पहला ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन से कुछ मतलब नहीं है. परचेस मेड एट लो प्राइस, ये भी नहीं हो सकता है. गुड इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि उसका इन्वेंटरी से कुछ रिलेशन ही नहीं है. सो बी ऑप्शन विल बी देयर. लो इफिशियंसी इन मैनेजिंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंसर्न, यानी आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रहा है तो आपकी इफिशियंसी लेवल कम है. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी देयर. 53 देखो अभी. अ कंसर्न हैज एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हायर देन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड रेशियो, यानी स्टैंडर्ड से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ज्यादा है, राइट. तो कैसे आएगा देखो, रियलाइजेशन ऑफ लो सेल्स प्राइस पर यूनिट, कुछ मतलब ही नहीं है. सेल्स प्राइस अगर पर यूनिट कम है तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना. तो फर्स्ट एप्लीकेबल नहीं है. लेस सेल्स ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो बी विल नॉट बी अप्लाई. अनसेट, अभी प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो अनसेटिस्फाइड पढ़ने की जरूरत नहीं. तो बच्चा क्या, डी. अ लार्ज मार्जिन अवेलेबल टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड अर्न नेट प्रॉफिट, करेक्ट है. अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा है इसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट भी ज्यादा ही होने वाला है. इसलिए द आंसर विल बी डी. आंसर विल बी डी, लास्ट वाला ऑप्शन, अ लार्ज मार्जिन अवेलेबल. नंबर 54 देखो अभी. A concern has net profit ratio lower than the industrial standard ratio.
दिस शोज, अभी एज इट इज एग्जाम में नहीं आएगा कुछ भी, है वर्ड्स चेंज करके आएंगे। जैसे यहाँ पे लोअर है तो एग्जाम में हायर भी आ सकता है, अलग अलग तरीके से आएगा, सेम टू सेम कुछ नहीं आता है एग्जाम में। A concern has net profit ratio lower than industrial standard ratio. It shows, अभी net profit ratio लोअर है, लोअर है मतलब क्या, देखो पहले अनयूजुअल गेन्स, अनयूजुअल नेट प्रॉफिट रेशियो लेस है तो गेन का कुछ सवाल ही नहीं है। इफिशिएंसी भी नहीं होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट कम है तो वो इफिशिएंट नहीं होगा। डी दिया है गुड कंट्रोल, कंट्रोल भी गुड नहीं होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट कम है, तो बचा क्या, सी लो इंक्रीज इन द प्रोप्राइटर्स फंड। ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं, डी भी नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर, सी लो इंक्रीज इन द प्रोप्राइटर्स फंड। ओके, हाँ अभी देखो, हाँ इसके आगे के सम्स आपको केयरफुली देखने हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम बेस है और एग्जाम में ऐसे वाले सम आने के चांसेस भी ज्यादा है। If concern had stock turnover of 7.7 times, which of the following statement is true? अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, बराबर है। हेलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो? देखो, इफ कंसर्न हैज स्टॉक टर्नओवर 7.7 टाइम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला दिया है, ऑन एन एवरेज 1.5 months प्रोडक्शन इज हेल्ड बाय द कंपनी एज स्टॉक। अभी 7.7 टाइम्स, तो एक ये किसमें मंथ रहता है, देखो 12 months डिवाइडेड बाय 7.7 करो, कितना आता है, 12 months डिवाइडेड बाय 7.7 करोगे तो आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है। ओके, तो ऑन एन एवरेज 1.5 months प्रोडक्शन इज हेल्ड बाय द कंपनीज एज ए स्टॉक, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। ड्यूरिंग द ईयर स्टॉक वॉज कन्वर्टेड इनटू सेल्स 7.7 टाइम्स, ये भी करेक्ट ही है, वो टाइम्स में आता है ना आंसर। इट टेक्स 1.5 months फॉर द कंपनी टू सेल स्टॉक आफ्टर इट इज प्रोड्यूस, करेक्ट है क्योंकि अगर हम लोग ए करेक्ट बोल रहे हैं 1.5 months, तो सी करेक्ट ही होना चाहिए। इसका मतलब ऑल द अबाउ, अगर ये स्टेटमेंट है उसके हिसाब से पूरा का पूरा क्या आएगा आपका, ऑल द अबाउ। अभी ये 1.5 months कहाँ से निकाला मैंने, टोटल मंथ्स कितने अपने ईयर में 12, तो 12 डिवाइडेड बाय 7.7 करके देखो, सो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आता है और अप्रोक्सीमेटली बोला है उन्होंने 1.5। ओके, सो 56 देखते हैं अभी। A concern has a very high stock turnover ratio. Which of the following statement is false? Read the statement carefully. Which of the following statement is false बोला है, या कौन सा स्टेटमेंट false है? स्टॉक वेलोसिटी रेशियो इज लो, अगर हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज्यादा है तो स्टॉक वेलोसिटी रेशियो भी ज्यादा रहता है, तो ये ट्रू, सॉरी स्टॉक वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा हमारा, कम रहेगा, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। स्टॉक हैज मेनी स्लो मूविंग एटम्स, ओके ये भी ट्रू हो सकता है। फंड्स ब्लॉक इन वर्किंग कैपिटल इज लेस, उसका कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उसका सीधा आंसर है सी, देयर इज अंडर ट्रेडिंग, देयर इज अ अंडर ट्रेडिंग, आंसर इज सी, देयर इज अ अंडर ट्रेडिंग। Okay, then number 57, a company's current ratio is 2.2:1 and liquid ratio is 0.5:1. Company may have a very high stock turnover ratio. Company may have optimum stock turnover ratio. Company may have very low stock turnover ratio. None of the above. अभी इसमें देखो, लिक्विड रेशियो निकालते समय हम लोग क्या लेते हैं लिक्विड एसेट्स में, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, तो देखो करंट एसेट्स हमारे 2 है एंड
एकदम से ये हमारा हो जाता है 0.5 स्टॉक आफ्टर स्टॉक। अगर स्टॉक हम लोग निकाल लेते हैं उसमें से तो ये हो जाता है 0.5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉक बहुत कम हो जाएगा। स्टॉक कम हो गया तो हम इसका बहुत ही कम हो गया ना स्टॉक, इसका मतलब हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, वेरी लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो सी विल बी योर ऑप्शन, योर आंसर विल बी सी, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, profit before interest and tax is used for computing। अभी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज यूज फॉर कंप्यूटिंग, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रॉब्लम बेस है। पहला आपको दिया रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स में हम लोग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, नॉट बिफोर, तो इसमें तो नहीं आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, उसमें भी हम लोग आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड वाला प्रॉफिट लेते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। अर्निंग पर शेयर में हम लोग अर्निंग पर शेयर के लिए हम लोग अमाउंट अवेलेबल लेते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो में हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो आंसर विल बी बी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, ये शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ, 59, 60, 61 में ओरली बताती हूँ आपको। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट इज यूज फॉर कॉम्प्यूटिंग। इसका आंसर दो तीन फॉर्मूलेज दिए, फॉर्मूला देखने का। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स में ये यूज होता है, राइट। सेम ऑप्शन है जैसे ऊपर दिए ना, सेम ऑप्शन से, तो इसका आंसर आएगा रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स। सॉरी, और एक यहाँ पे है, हाई डेटर्स टर्नओवर इंडिकेट्स, हाई डेटर्स टर्नओवर इंडिकेट्स less chance of bad debts, more funds are blocked in debtors, long term collection period, all the above। रिपीट करती हूँ चाहिए तो मैं, बोलो क्या होएगा आंसर। हाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब जल्दी जल्दी पैसा मिलता है ना, तो योर आंसर विल बी लेस चांसेस ऑफ बैड डेब्ट्स। योर आंसर विल बी लेस चांसेस ऑफ बैड। ओके, 62 ले रहे हैं ना हम लोग अभी। 62 क्या है देखो, a company's return on net worth is 14% if the 10% debentures are converted into equity shares, capital at par, the ratio will decrease, the ratio will increase, and what will there will be no effect। company's return on net worth 14% है, 10% डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स को हमने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया, तो रेशियो क्या होगा देखो। अगर डिबेंचर्स में को हमने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया तो योर रेशियो विल बी इंक्रीज। आंसर दिया है इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट, the contingent liability has become actual liability required to be provided for rupees 1 lakh after this transaction। देखो क्या दिया है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी हैज बिकम एक्चुअल, मतलब पहले कॉन्टिजेंट था, अभी उसका लाइबिलिटी में कन्वर्जन हो गया है और 1 लाख हमें प्रोवाइड पेमेंट करना है अभी। कैपिटल गियरिंग रेशियो विल इंक्रीज एंड प्रोप्राइटर रेशियो विल डिक्रीज इंक्रीज। अभी यहाँ पे प्रोप्राइटर्स का कुछ सवाल ही नहीं है, राइट। प्रोप्राइटर रेशियो चेंज होने का सवाल ही नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं आएगा। बोथ कैपिटल की, देखो यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, प्रोप्राइटर रेशियो अफेक्ट होगा क्या। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लाइबिलिटी बढ़ा ना, लाइबिलिटी बढ़ा तो उसका इंटरेस्ट वगैरह भी बढ़ेगा। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो आपका
डिक्रीज होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी बढ़ा, यानी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बढ़ जाएगा, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो डिक्रीज नहीं होगा, कैपिटल गियरिंग रेशियो इंक्रीज होगा। ये पहले देख लो। तो अभी कौन से ऑप्शन में कैपिटल गियरिंग रेशियो इंक्रीज वाला आता है? देखो ओनली डी। ये समझा आपको? पहले लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो पहले कॉन्टिंजेंट दिखाया था, अभी उसको लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया। अभी लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो अपना बोरोड फंड्स बढ़ गया, बोरोड फंड्स बढ़ गया तो कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारा बढ़ेगा। सो इंक्रीज होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग इंक्रीज होने वाला कौन सा फॉर्मूला है? डी में देखो ओनली कैपिटल गियरिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है, राइट? and proprietary ratio will be decrease accordingly। proprietary ratio का फॉर्मूला देखो तो वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अभी आगे का आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कौन से भी ऑप्शन में कैपिटल गियरिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है क्या? दोनों देखो यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रहा है। सो या तो ऑप्शन सी हो सकता है या ऑप्शन डी हो सकता है। तो ऑप्शन डी आएगा आंसर इसका। 63 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। अभी 64 देखो। What ratios are applied to find out the efficiency of the performance of firm? एक्टिविटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। परफॉर्मेंस अगर देखना है तो दोनों रेशियो कंसिडर करना है, एक्टिविटी रेशियोज भी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी। अभी एक्टिविटी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्टिविटी रेशियोज मतलब कौन से रेशियोज, उसका एक लिस्ट बना के रखो अपने पास। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसका भी लिस्ट बना के रखो अपने पास। ये सब आपको मैंने नोट्स में सिखाया था, नहीं तो नेट पे से भी मिल जाएगा आपको। हाँ, सो मैं रिपीट कर रही हूँ, एक्टिविटी रेशियोज का लिस्ट बना के रखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का भी लिस्ट बना के रखो। इट विल हेल्पफुल फॉर यू फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। लिक्विडिटी रेशियो इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू मीट ऑफ कोर्स करंट लाइबिलिटीज। और अगर यहाँ पे लिक्विड लाइबिलिटीज और करंट दोनों दिया है तो लिक्विड सिलेक्ट करने का। लेकिन अगर ओनली करंट लाइबिलिटी दिया है, देखो करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शेयर होल्डर क्लेम एंड टैक्स लाइबिलिटी, तो बाकी किसी का सवाल ही नहीं है ना। लिक्विडिटी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, तो बी तो आएगा नहीं, सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, बचा क्या? करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, सो इट विल बी ऑप्शन ए। हाँ, अभी इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड है। तो देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला मालूम है, एंड मतलब प्लस आता है। हाँ, अगर आपने ये फर्स्ट वाला अप्लाई किया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। गॉट इट? सो योर आंसर विल बी करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, दोनों का टोटल लेना है, तो योर आंसर विल बी बी। देखो फॉर्मूला कंटेंट सेम है, उन्होंने साइंस चेंज किए तो यू मे गेट कंफ्यूज, इसलिए ध्यान में रखो। हमारा क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, एंड मतलब प्लस, इसलिए बी ऑप्शन विल बी देयर। क्विक लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, क्विक लाइबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। पहला ही ऑप्शन है तो बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज इक्वल टू, अभी उल्टा फॉर्मूला उल्टा फॉर्मूला मतलब क्विक लाइबिलिटीज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। द बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज माइनस क्विक लाइबिलिटीज और लिक्विड लाइबिलिटीज। तो आंसर विल बी बी। What ratio indicate relationship between shareholder funds and outsiders funds? शेयर फंड्स एंड आउटसाइडर फंड्स हम लोग कहाँ से दिखाते हैं? डेप्ट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशियो का सबका फॉर्मूला देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग रेशियो आने का सवाल ही नहीं। सो डेप्ट मतलब आउटसाइडर फंड्स एंड इक्विटी मतलब इनसाइडर फंड्स है। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी सी। व्हाट रेशियो इंडिकेट्स का आंसर आएगा सी, डेप्ट इक्विटी रेशियो। नाउ नंबर 70, the proprietary ratio shows relation between proprietor funds and
Yes, of course, total assets excluding fictitious assets, not only total asset. अगर आपने A ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया, it will be wrong, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला है टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स. जब हम लोग प्रोप्राइटर रेशियो लेते हैं तो क्या लेते हैं? फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स. इसी का मतलब हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेते हैं. गॉट इट? इसलिए योर आंसर विल बी टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स. मैं रिपीट कर रही हूँ, ये सेम टू सेम नहीं आएगा. अभी दूसरा आपको ऑप्शन कैसे आ सकता है? प्रोप्राइटर रेशियो शोज द रिलेशन बिटवीन प्रोप्राइटर फंड्स एंड, ऑप्शन ए आपको दे सकते हैं फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट. ऑप्शन बी दे सकते हैं फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल. ऑप्शन सी आपको दे सकते हैं, ऐसे वाला एक एग्जांपल दिया है पीछे भी देखो, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट प्लस फिक्टिशियस एसेट. ओके, सो अलग अलग ऑप्शन आपको नीचे दे सकते हैं. यू मस्ट बी स्टिक ऑन योर फॉर्मूला. तो यहाँ पे आपका इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी. हाई प्रोप्राइटरी रेशियो इंडिकेट्स, आंसर विल बी सी, लो रिस्क टू क्रेडिटर्स. हाँ, ऑप्शन विल बी सी. इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूं मैं. हाई जीपी रेशियो इंडिकेट्स, ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा है, इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इसलिए तो ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा मिला ना आपको. तो ऑप्शन विल बी ए, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऑपरेटिंग रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये फॉर्मूला में कहीं भी नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं आएगा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स का दिखाता है क्या? नहीं, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए, तो बी भी नहीं आएगा. देखो गलती से आप बी सिलेक्ट कर दोगे, लेकिन वैसे नहीं आएगा, क्योंकि एज पर द फॉर्मूला नॉट ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड but cost of goods sold plus operating expenses we have to take, so B option will not be there. C में ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिया है तो वो भी नहीं आएगा. इसका मतलब नन ऑफ दीज. इट इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स का रिलेशन है. तो नन ऑफ दीज की जगह आपको वो फोर्थ ऑप्शन करके भी दे सकते हैं. गॉट इट? सो नन ऑफ दिस की जगह आपको आएगा रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो अगर वो आएगा तो आपको नन ऑफ दिस की जगह वो ऑप्शन दे सकते हैं. नंबर 74, efficiency of using assets is reflect in terms of the speed with which they are converted into, यस, जो भी हमारे पास करंट एसेट्स है उसको कितने फास्टली हम लोग सेल्स में, यानी एसेट्स मतलब कौन से? तो ये हमारे रॉ मटेरियल वगैरह जो हमारे पास है, जितने ज्यादा वो सेल्स में कन्वर्ट करेंगे उतना उसका एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा है. तो आंसर विल बी सी. आंसर विल बी सी. ओके,